हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर यानी बीटीसी सेकंड सेमेस्टर। जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है? हमारा साइंस यानी विज्ञान। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है ना? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या है कि बाढ़ क्या है या किन कारणों से आती है, उसके बारे में बताना है। तो देखिए, लिखा गया है अतिवृष्टि के कारण जब वर्षा जल नदी के तटबंधों की सीमा तोड़कर अपने आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है तब उसे क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। ध्यान देना, यानी अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है? अधिक वर्षा या फिर अत्यधिक वर्षा ना। यानी अधिक वर्षा के कारण जब वर्षा का जल नदी के तटबंध की सीमा को तोड़ करके अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है तब उसे ही क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। ठीक है ना? चलते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट क्या करा? बाढ़ के कारण। भैया, बाढ़ के क्या क्या कारण हैं, किन कारणों से बाढ़ आती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो लिखा गया है बाढ़ निम्नलिखित कारणों से आती है। पहला पॉइंट क्या है? भारी वर्षा तथा चक्रवात के कारण बाढ़ आते हैं। ठीक है ना? ये सब क्या है? बाढ़ के कारण है। अगला पॉइंट क्या कर रहा है? अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना? अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपका कि भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में तीव्र गति के चक्रवातों से भयानक बाढ़ आती है। यानी भारत के पूर्वी तटों पर यानी बंगाल की खाड़ी में जब अत्यधिक तीव्र गति से चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो उनकी वजह से भी क्या होता है भैया? बाढ़ आ जाती है। ठीक है ना? अगला पॉइंट क्या कह रहा है? नदी के ऊपरी भागों में वनों की कटाई के कारण अचानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी नदी के ऊपरी भाग में जो वन होते हैं अगर उनको काट दिया जाएगा तो पानी के लिए कोई रुकावट रहेगा नहीं, तो पानी आराम से क्या होगा? अपने जो है तटबंध से ऊपर चला जाएगा, जिससे क्या होगा? बाढ़ की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है ना? अगला पॉइंट क्या कह रहा है? रेत और बजरी के जमाव से। ठीक है ना? रेत और बजरी के जमाव से नदी तल ऊंचा उठ जाता है, जिससे जिससे क्या होता है? समीपवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। ठीक है ना? अब ध्यान देना, नदी है ना, नदी में जब तमाम प्रकार के क्या होंगे? रेत और बजरी यहाँ जमा हो जाएगी तो इसे होगा क्या? नदी का तल जो है ऊंचा उठ जाएगा। तो जब इसमें पानी आएगा, पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी तो पानी क्या होगा भैया? यहाँ से इधर से आपका निकल जाएगा ना, तटबंध तोड़ करके, जिससे क्या होगा? बाढ़ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है? आगे क्या कह रहा है? कई निम्न क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बाढ़ उत्पन्न हो जाती है। यानी जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जल को निकालने की व्यवस्था नहीं होती है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती है, जिसके कारण भी बाढ़ उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना? आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और हाँ, अगर आप प्लेलिस्ट में और भी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि अभी एक क्या है, साइंस चल रहा है, ठीक है ना, साइंस के बाद आप सोशल साइंस वगैरह पढ़ना चाहते हैं, समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, आप बीटीसी के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी सेमेस्टर के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप एमए बीए में भी हैं तब भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के जो है यह चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। ठीक है ना? इसमें सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो बहुत कुछ हेल्प आपको यहाँ से मिल सकती है। तो प्लेलिस्ट जा करके जरूर विजिट करें, वहाँ आपको आपके अध्ययन से संबंधित तमाम प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, ज्वालामुखी क्या है और इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। क्या बताना है? ज्वालामुखी क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो लिखा गया है, पृथ्वी के धरातल में स्थित वह छिद्र अथवा दरार जिससे होकर गर्म तरल मैग्मा, चट्टानों के विखंडित टुकड़े, जलवाष्प तथा विभिन्न प्रकार की गैसें बाहरी सतह पर निकलती हैं, उसे ही क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। अब ध्यान दो, अगर आपको अपने शब्दों में लिख के आना हो तो कैसे लिख के आ सकते हैं आप?
भैया पृथ्वी के धरातल में स्थित वह छिद्र अथवा दरार जिससे होकर गर्म तरल मैग्मा, चट्टान के टुकड़े, जलवाष्प तथा विभिन्न प्रकार की गैसें बाहर निकलती हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम? ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है ना? आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भूगोलवेत्ता के अनुसार अगर भूगोलवेत्ता की परिभाषा देनी है तो आप दे सकते हैं। तो लिखा गया है, भूपटल को फाड़कर धुआं, राख, वाष्प एवं गैसों के बाहर निकलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषा है, इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ज्वालामुखी का प्रकार देख लेते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? तो लिखा गया है, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी जो होते हैं मुख्यतः भैया 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या? सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा क्या है? मृत ज्वालामुखी या फिर विलुप्त ज्वालामुखी। आप चाहे सुषुप्त बोलिए चाहे प्रसुप्त बोलिए, दोनों एक हैं। चाहे मृत बोलिए चाहे विलुप्त बोलिए, दोनों एक हैं। ठीक है ना? चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। पहला है भैया सक्रिय ज्वालामुखी। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनका जो है वर्तमान समय में उद्गार हो रहा हो, उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है ना? लिखा गया है, ऐसे ज्वालामुखी जिनका वर्तमान समय में उद्गार हो रहा हो, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी से लावा, गैस, जलवाष्प एवं विखंडित पदार्थ सदैव बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है ना? हमेशा क्या होते हैं? बाहर निकलते रहते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकट अतीत में, ठीक है ना, निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन जिसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, उसे क्या कहते हैं हम भैया? प्रसुप्त ज्वालामुखी या फिर सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ध्यान देना, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें जो है कुछ सालों में या कुछ 10 सालों में जो है, ठीक है ना, अतीत में जो है, निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन हाँ भविष्य में संभावना है कि इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। ठीक है ना? ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहेंगे? सुषुप्त ज्वालामुखी कहेंगे या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट क्या है भैया? मृत ज्वालामुखी। क्या है? मृत ज्वालामुखी। तो ऐसा ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिनमें पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं होती है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? मृत ज्वालामुखी। ध्यान देना फिर से, मतलब ऐसे ज्वालामुखी जिनमें भैया ऐतिहासिक काल यानी बड़े लंबे समय से कोई भी उद्गार नहीं हुआ है और भविष्य में यह भी संभावना है कि कोई भी उद्गार उसमें नहीं होगा, वह कभी भी फटने वाला नहीं है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? मृत ज्वालामुखी या फिर विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है ना? आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलने से पहले बस इतना कहना चाहता हूँ, अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।